एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो प्राचीन काल से संबंधित है। और प्राचीन काल से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल चुका है, उसको देख लीजिएगा। शुरू से आपको मिल जाएगा पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आपको। मौर्य राजवंश, सारे वीडियो मिल जाएगा सीरियली वाइज, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आगे का वीडियो जो है ज़्यादा बेटर रूप से समझ में आएगा। तो इससे पहले हमने देख चुके हैं कि जब मौर्य वंश किस तरह से मौर्य वंश की जब नींव कमजोर हो गई थी, उसके शासक के जो वृद्ध थे, अंतिम शासक, उसकी हत्या कर किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद क्रमशः जो स्थानीय जितना भी राजवंश थे छोटे छोटे, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, कर्ण वंश था आगे। उसके बाद दक्षिण भारत में आप देखेंगे सातवाहन राजवंश था। मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण साम्राज्य था, राजवंश था। और इसी बीच जब मौर्योत्तर काल में जब देखा गया कि स्थानीय कुछ राजवंश ने अपना तरह से शासन किए, तो इसी को देखते हुए बाहरी जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको भी इसकी भनक लगी और उन्होंने भी पश्चिम उत्तर भारत के रास्ते भारत में हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए पश्चिम उत्तर भारत के रास्ते भारत में प्रवेश किए। और मुख्य रूप से 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए, जो पहले थे हिंदू यूनानी, उसके बाद शक आए, पहलव आए, उसके बाद आपको लास्ट में कुषाण आए। तो उसी को हम बारी बारी से इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते मध्य एशिया से प्रमुख 4 विदेशी वंशों ने हमला किया, जो क्रमशः इस प्रकार से हैं: हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ये आपको सीरियली याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसको सीरियली सजाने के लिए दे देता है कि शुरू से लास्ट तक सजाएं, या जो पहले कौन आए और लास्ट में कौन आए, इस प्रकार से आपको सजाने के लिए दे देगा। तो आप याद रखिएगा, हिंद, यूनानी, इसी को कहा जाता है ग्रीक या बैक्ट्रियाई कहा जाता है। उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो इसको आप सीरियली ढंग से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं पहला राजवंश। इसमें मुख्य रूप से हम 2 राजवंश को देखेंगे, पहला हिंद यूनानी या ग्रीक या बैक्ट्रियाई, तीनों एक ही है। उसके बाद हम शक देखेंगे और एक तीसरा देखेंगे पहलव या परथिन वंश देख लेंगे। उसके बाद एक लास्ट कुषाण बच जाएगा, तो कुषाण को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंद यूनानी, ग्रीक या बैक्ट्रियाई, तीनों एक ही हैं। अगर कहीं ग्रीक दिख जाए तो ग्रीक क्या होगा, हिंद यूनानी होगा, बैक्ट्रियाई भी वही होगा। तो तीनों एक ही है, हिंद यूनानी, ग्रीक, बैक्ट्रियाई, तीनों एक ही है। यह पहला आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी थे। हिंद यूनानी कह लीजिए या तो फिर ग्रीक कह लीजिए, बैक्ट्रियाई कह लीजिए। यह पहला विदेशी आक्रमणकारी हैं जो हिंदू कुश पर्वत पार करके पश्चिमोत्तर के रास्ते भारत का आक्रमण करने वाला ये पहला राजवंश था। तो यह पहला मौर्योत्तरकालीन विदेशी राजवंश था जिसने भारत पर हमला किया। इसका प्रथम जो शासक थे, जो डेमेट्रियस प्रथम थे। डेमेट्रियस प्रथम ने 109 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध इत्यादि क्षेत्रों के बड़े भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आगे है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर हमला कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। क्या हो कि पहले जब हमला किए पश्चिमोत्तर भारत से आए हैं, पश्चिमोत्तर भारत बोले तो इस तरफ से आए हैं। तो इस तरह से आए तो पहले तो अफगानिस्तान मिलेगा, फिर पंजाब मिलेगा, फिर सिंध मिलेगा। तो जो पहले इनका जो क्षेत्र मिला शुरुआती में, उसी पे इन्होंने कब्जा किया और यहाँ पे एक बड़े भूभाग पर कब्जा इन्होंने कर लिया। और कब्जा करने के बाद यहीं पे साकल में अपनी राजधानी स्थापित किए। तो इसमें क्वेश्चन ये आएगा आपको कि प्रथम ग्रीक शासक कौन थे, प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन थे जिन्होंने प्रथम और भारत पर आक्रमण किया। तो प्रथम डेमेट्रियस प्रथम थे जिन्होंने प्रथम आक्रमण किया हिंदू कुश पर्वत पार करके, और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और यहीं पे इन्होंने साकल में, पश्चिमोत्तर भारत में ही साकल, जो आधुनिक नाम सियालकोट है, सियालकोट में अपनी राजधानी स्थापित किए। आगे एक सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध शासक, विख्यात शासक के रूप में मिनांडर या मिलिंद को जाना जाता है, जिसकी शासनकाल 165 BC से 145 BC तक रहा। और यह सबसे प्रसिद्ध इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक नागसेन नाम भिक्षु थे भारत में, उन्हीं से इन्होंने दीक्षा लिया था बौद्ध धर्म के। और बौद्ध से संबंधित बहुत सारे सवालों का उत्तर इन्होंने सवालों का जवाब पूछे नागसेन से, और नागसेन ने जवाब भी दिया। और मुख्य रूप से जीवन से संबंधित भी कुछ प्रश्न थे। और एक मिलिंद पंधो नाम का किताब है, उसी में इन दोनों का संकलन मिलता है। तो मिनांडर या मिलिंद सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। दूसरा सबसे प्रसिद्ध शासक हुए
इन्होंने नागसेन, जिसे नागार्जुन भी कहा जाता है, ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्हीं से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि मिनांडर या मिलिंद जो इंडो ग्रीक शासक जो यूनानी शासक थे या बैक्टीरिया शासक जो मिनांडर थे, उन्होंने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नागसेन या नागार्जुन से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। एक मिलिंद पंधो बुक है, मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संकलन इससे मिलता है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा गया था मिनांडर द्वारा नागसेन से, उसका जवाब दिया गया। जीवन से संबंधित जो मूल घटनाएं थी उससे संबंधित पूछा गया, उसका ही जवाब दिया गया। तो जो मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर हैं उसी का संकलन मिलता है आपको मिलिंद पंधो में, जिसमें बौद्ध धर्म से एवं जीवन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो आपको हमने बता दिया पहले। आगे कहता है कि जब हिंदू या ग्रीक या बैक्टीरिया ने जब भारत पे आक्रमण किए तो कुछ इनका प्रभाव ही पड़ा। जैसे सिक्के चलाए, प्रथम बार सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। प्रथम बार इन्होंने ऐसा सिक्का चलाया था जिससे पता किया गया इतिहासकारों द्वारा कि किस राजा के द्वारा या किस समय और किस राजा के द्वारा सिक्का जारी किया गया है। ये हिंदू यूनानी थे शासक थे, इन्होंने ही जारी किया था। और सबसे पहले तो सोने के सिक्के की बात करें तो हिंदू यूनानी ही जारी किए थे। और बहुत सारे इन्होंने कल्चर भी यहाँ विकसित किया। जैसे इनका एक स्थानीय जो वहाँ के ईरान का जो कल्चर था, सॉरी यूनान का जो कल्चर था, हेलेनिस्टिक आर्ट उसको बोलते हैं। जो हेलेनिस्टिक आर्ट को यहाँ इन्होंने विस्तारित किया और यहाँ से भारतीय कला मिला। ये दोनों मिलकर के गंधार कला का निर्माण होता है। इसी में देखेंगे तो यह पहला राजवंश था जिसके सिक्के पर राजा का नाम एवं काल का अंकन मिलता है। हिंदू यूनानी प्रथम शासक थे, प्रथम राजवंश था जिसके सिक्कों पर राजा के नाम और उसके शासनकाल, जो उसका शासनकाल होता है उसका अंकन मिलता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंदू यूनानी शासक ही था, राजवंश ही था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसाता है, यहाँ आपको 3 तरह से क्वेश्चन फंसाता है। पहला पूछता है कि प्रथम कौन सा राजवंश ने सोने के सिक्के जारी किए भारत में? तो प्रथम हो जाएगा तो हिंदू यूनानी हो जाएंगे, या ग्रीक या बैक्टीरियाई हो जाएंगे। और पूछता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आगे कुषाण वंश, जब कुषाण वंश पढ़ाएंगे, जो कुषाण शासक के बारे में, उसमें बताएंगे कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि किसने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए? तो सबसे अधिक मात्रा में गुप्त काल में जारी किया गया था सोने के सिक्के। तो 3 क्वेश्चन ऐसे फंस जाएगा। पहला तो कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो हिंदू यूनानी हो जाएंगे। अगर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किया? तो कुषाण हो जाएंगे, कुषाण राजवंश हो जाएंगे। उसके बाद अगर सबसे अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो गुप्त राजवंश हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसको। यह पहला राजवंश था जिसके सिक्के पर राजा का नाम एवं काल का अंकन मिलता है। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंदू यूनानी ही थे। यूनान के प्राचीन कला, अभी हम बताए कि कुछ कला इनकी थी, जो स्थानीय कला थी वो भारत में लाए और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया। और भारतीय कला और यूनानी कला मिलकर गंधार कला के विकसित हुआ भारत में, भारत के उत्तर पश्चिम भारत में। और आगे चल के देखें कि बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ हैं जो गंधार कला में बनाया गया। और मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर या उत्तर भारत में गंधार कला का प्रचलन मिलता है। तो यूनान के प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट को भारत में लॉन्च किया। तत्पश्चात भारतीय कला और यूनानी कला दोनों मिलकर के गंधार कला का निर्माण हुआ। गंधार कला का मतलब उद्भव हुआ। दोनों कला जब मिला, भारतीय कला और यूनानी कला, तो गंधार कला का विकास हुआ। ये आपको 2213 का जो बिहार दरबार का पीटी हुआ था उसमें पूछा गया था कि गंधार कला किसका मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण गंधार कला है। इसका उत्तर भारत में या पश्चिमोत्तर भारत में इसका विकास हुआ। एक नाटक में जो पर्दा उठाने का प्रचलन था, अब तो बहुत देखने को कम मिलता है, क्योंकि अब तो सब जो हो गया देखते करते हैं किस तरह से डीजे बजता है। तो पहले था कि जब नाटक होता था गांव घर में या कहीं भी, तो पर्दा गिराने का और उठाने का एक सिस्टम होता था कि जब कलाकार आए स्टेज पे तो पहले से पर्दा गिरा हुआ है, आएंगे तो हटाया जाएगा, फिर चले गए तो पर्दा गिरा दिया गया। तो उस तरह का जो प्रथा थी उसका प्रचलन, नाटक में पर्दा का प्रचलन करने वाला हिंदू यूनानी ही थे, जो भारत में विकसित किया कला को। बुद्ध की मूर्ति गंधार कला निर्मित हुई है। बहुत सारी मूर्तियाँ जो बुद्ध का, जितना भी मूर्ति है जो बुद्ध का मूर्ति है, सब गंधार कला में निर्मित हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदू यूनानी जो बैक्टीरियाई के नाम से जानते हैं या ग्रीक शासक नाम जानते हैं, यह पहला शासक था जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते भारत पे हमला किया था। और इसका प्रथम शासक डेमेट्रियस प्रथम था, जिन्होंने 190 BC में भारत पे हमला किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक आपको मिलिंद पंधो थे, जिसका शासनकाल 165 से 145 BC तक था। और इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन से ली। अब नागसेन और जो मिलिंद का प्रश्न है उसका संग्रह जो मिलिंद पंधो में मिलता है आपको।
आपको जब हिंदू यूनानी जब भारत में आए तो कुछ प्रभाव ही छोड़े, जैसे सोने के सिक्के जारी किए सबसे प्रथम बार। इनके द्वारा जारी सिक्के के द्वारा ये बताया जा सकता है किस राजा और किस के शासनकाल में जारी किया गया था। इनके एक अपना जो पारंपरिक जो कला था हेलेनिस्टिक आर्ट, उसको विकसित भारत में किए, और हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला में गंधर्व कला का निर्माण हुआ। पर्दा नाटक में पर्दा उठाने और गिराने वाली परंपरा को हिंदू यूनानी ने यहाँ विकसित किए। तो आइए आगे देखते हैं। शक, प्रथम तो आपका हिंदू यूनानी था, दूसरा शक होगा। तो शक भी एक मध्य एशिया का ही जनजाति था। ये चारागाह की खोज में भारत में आया था। इनकी प्रमुख 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख पश्चिमी शाखा को माना जाता है, जिसकी राजधानी आपको तक्षशिला थी। तो इसको देखते हैं। हिंदू यूनानी के बाद भारतीय क्षेत्रों पर शकों ने आक्रमण किया। शकों की 5 शाखा थी, जिसकी पश्चिमी शाखा प्रमुख थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो पंजाब में थी। पश्चिमी शाखा पंजाब में विकसित हुई, इसकी राजधानी तक्षशिला हुई। इसका सबसे, अगर कोई शक्तिशाली शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक, या मान लीजिए कि सबसे, अगर कोई विख्यात शासक की बात करें तो सबसे विख्यात रुद्रदामन प्रथम था, जो शक शासक था। इन्होंने प्रथम बार जो सुदर्शन झील निर्मित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, पुष्यगुप्त नामक मंत्री ने आपको जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, उसकी मरम्मत प्रथम बार इन्होंने करवाई थी। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ, जो शक शासक था रुद्रदामन प्रथम। इसकी शासन काल 130 से 150 ईस्वी तक था। इन्होंने मौर्यशालीन निर्मित काठियावाड़ के निकट गिरनार पर्वत से सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जिससे मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में पुष्यगुप्त नामक महामंत्री ने गुजरात में करवाया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा एक बदलाव किए कि चूँकि ये संस्कृत भाषा का बहुत प्रेमित है, तो संस्कृत में सबसे लंबा, अगर आज तक पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन सा अभिलेख है, तो संस्कृत में जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्रदामन प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था, जूनागढ़ अभिलेख, जो पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखित है। तो संस्कृत भाषा में लिखा सबसे लंबा जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण इन्होंने रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इस अभिलेख से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में और सबसे लंबा है, और संस्कृत भाषा में निर्मित करने का श्रेय जाता है इनको रुद्रदामन को, इसलिए कि संस्कृत भाषा बहुत बड़ा प्रेमित है, इसीलिए इन्होंने सबसे लंबा संस्कृत भाषा में एक अभिलेख का निर्माण कराया, जिसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख से मौर्यों की जानकारी मिलती है। जब शक राजाओं ने मध्य प्रदेश के निकट उज्जैन में या उत्तर भारत में जब शासन कर रहे थे, उसी दरमियान उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में एक शकों को पराजित किया, और उसके उपलक्ष्य में जब स्थानीय राजा ने जीते, शकों को पराजित करने के बाद जीत इन्होंने दर्ज की, तो इन्होंने एक संबंध चलाया, जिसे विक्रम संबंध के नाम से जानते हैं। जो 1446 से बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्रम संबंध की शुरुआत कब हुई थी, तो 58 ईसा पूर्व में एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने शुरू किया था, और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का मतलब होता है कि अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक उपाधि हुआ करता था प्राचीन काल में, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। जैसे आगे चल के देखें कि गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य जो अपने आप को शक्तिशाली या गौरवान्वित या गौरवशालीपूर्ण दिखाने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं विक्रम संबंध चलाया। तो विक्रम संबंध की शुरुआत किसने की, तो एक उज्जैन के स्थानीय राजा थे, जिन्होंने जब शकों को जब इन्होंने हराया था या परास्त किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संबंध चलाया और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विक्रम संबंध की शुभारंभ कब हुआ था या कब चलाया गया था, तो 58 BC में विक्रम संबंध की शुरुआत हुई थी, जो उज्जैन के स्थानीय राजा थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और तत्पश्चात विक्रम संबंध की शुरुआत की थी। शक शासक भारतीय क्षेत्रों में क्षत्रप कहलाएं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बहुत सारे सेट में कि क्षत्रप किसे कहा जाता है। तो क्षत्रप शकों को कहा जाता है, जो भारतीय प्रदेश में जो शासन कर रहे थे, जो मतलब सत्ता स्थापित किए थे और तत्पश्चात शासन चला रहे थे, तो जो भारतीय क्षेत्रों में इनको क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप
इसके बाद आए पहलव, तीसरा आक्रमणकारी विदेशी थे जो पहलव थे, पर्थियन थे। इन्होंने भी मध्य एशिया से आए थे। इनकी राजधानी तक्षशिला हुई। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका पूछता है कि कौन शासक थे, और मुख्य रूप से जो पूछता है वो आपको बता देते हैं। तीसरा आक्रमणकारी पहलव थे या पर्थियन से कहा जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गुंडोफर्निस हुए, गुंडोफर्निस। और गुंडोफर्निस के शासनकाल में एक पादरी आए थे, सर टॉमसन, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में प्रवेश किए थे और ईसाई धर्म का प्रचार किए थे। तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गुंडोफर्निस हुआ, जिसके समय ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस भारत आया था। संत थॉमस पादरी थे तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे गुंडोफर्निस के शासनकाल में। इस काल से संबंधित तख्ते वही अभिलेख पेशावर से प्राप्त हुई है, पंजाब पेशावर से प्राप्त हुई है। तख्ते अभिलेख पेशावर पंजाब से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 राजवंश देखे हैं, और नेक्स्ट डे एक और देख लेंगे जो कुषाण है, प्रमुख है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसको एक और दोहरा लेते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत में के रास्ते मध्य एशिया से प्रमुख राजवंश विदेशी राजवंशों ने हमला किया। इसमें प्रमुख थे हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। हिंदी यूनानी, ग्रीक, बैक्ट्रियाई या इन्हें प्रथम आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। यह पहला मौर्यकालीन विदेशी राजवंश था जिसने भारत पर हमला किया था। इसका प्रथम शासक डेमेट्रियस प्रथम ने 190 ईसा पूर्व में हिंदूकुश पर्वत पार कर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में हमला कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भूभागों पर कब्जा कर लिया, और इन्होंने अपनी राजधानी साकल, जो वर्तमान सियालकोट के नाम से जाना जाता है, साकल में स्थापित किया। इसका दूसरा सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद हुए, जिनका शासनकाल 165 से 145 तक रहा। और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से लिए, और नागसेन का उत्तर और इनका प्रश्न जो था वो मिलिंद पंथों में संग्रहित है। तो मिलिंद के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो मिनांडर या मिलिंद हुए, जिन्होंने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और नागसेन से बहुत सारे प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे और जीवन से संबंधित पूछा। तो नागसेन ने सभी प्रश्नों को उत्तर दिया, और यही जो मिलिंद के प्रश्न और नागसेन का उत्तर है वो मिलिंद पंथों में आपको संग्रह मिलेगा। तो मिलिंद पंथों क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंद पंथों क्या है। तो मिलिंद पंथ एक बौद्ध किताब है, जिसमें मिलिंद के प्रश्न नागसेन के उत्तर का संकलन मिलता है। यह पहला राजवंश था जिसके सिक्कों पर, जो हिंदी यूनानी राजवंश था जो पहला था, जिसके सिक्कों पर उसके राजा का नाम और उसके कालक्रम का निर्धारण मिलता है। और इन्होंने ही पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे जब भारतीय, इनका एक स्थानीय कला था जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला मिल करके एक गंधार कला का निर्माण किया भारत में, जो मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में या उत्तर भारत में इसका निर्माण हुआ। और जो आज वर्तमान में देख रहे हैं कि पढ़ने को मिलता है कि बौद्ध धर्म के मैक्सिमम अधिकतम मूर्तियाँ किस कला में है, तो आपको मिल जाएंगी। गंधार कला निर्मित हुई है। नाटक में पर्दा उठाने और गिराने की परंपरा यूनानियों ने शुरू किया था। आगे है शक ने हिंदी यूनानी के बाद शक दूसरा आक्रमणकारी हुए। ये भी मध्य एशिया का एक जनजाति था। इन्होंने चारागाह की खोज में भारत आए थे। इसका प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम हुए, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जो मौर्यकालीन में निर्मित हुई थी कृषि कार्य करने के लिए। रुद्रदामन प्रथम ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि इन्होंने एक संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया, जिसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में निर्मित है और सबसे लंबा है। और जब बात करें कि जूनागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। जब शक शासक मध्य एशिया और उज्जैन के निकट जब शक शासक मध्य भारत में उज्जैन के निकट शासन कर रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया, और पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने एक संबंध चलाया, जिसको विक्रम संबंध के नाम से जानते हैं। शक शासक भारतीय प्रदेशों में क्षत्रप कहा गया। तीसरा है पहलव या पर्थियन राजवंश। इसके राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गुंडोफर्निस था, जिसके शासनकाल में एक पादरी आए थे ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए, जो संत टॉमस थे। इस काल में संत टॉमस ने ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भारत में प्रवेश किया था। तख्ते वही अभिलेख जो पेशावर से प्राप्त होता है, इससे जानकारी हमें पहलव वंश की या पर्थियन वंश की मिलती है। तो इस प्रकार से आज मौर्योत्तर काल के जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बारे में हमने देखा। और दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।